नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको बताया, अपन प्रतिदिन सुबह डेली करंट अफेयर की एक क्लास लेते हैं जिसमें अपन उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक जीके के साथ कवर करते हैं। उसी कड़ी में आज के सेशन में अपन 20 नवंबर 2024 का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक जीके के साथ कवर करेंगे। आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस, बैंक, रेलवे, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। क्योंकि इस क्लास के जो पीडीएफ है उसके अंदर सारे फैक्ट एकदम डिटेल में मिलेंगे आपको। तो ये पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ कहां पर मिलेगी, कैसे मिलेगी, इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा। चलिए पहले आज की क्लास को अपन शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, भारत ने विश्व पिकबॉल चैंपियनशिप में कितने पदक हासिल किए? अभी AIPA कौन? AIPA सर, ये AIPA क्या है? इसको बोलते हैं अखिल भारतीय पिकबॉल संघ। ठीक है, अखिल भारतीय पिकबॉल संघ ने भी विश्व पिकबॉल चैंपियनशिप करवाई थी जिसके अंदर भारत ने 28 पदक जीते थे। कितने? 28। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर राइट आंसर है। और इसमें से 11 गोल्ड मेडल थे। कितने? 11 गोल्ड मेडल। ये याद रखना भाई, एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, गोल्ड मेडल कितने थे? 11 गोल्ड मेडल थे। इसमें से कुछ गोल्ड मेडल वो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं। इसमें से एक तो सोनू विश्वकर्मा ने 19 वर्ष की कैटेगरी के अंदर एकल इवेंट के अंदर स्पेन के मोरो ग्रासिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। किसने? सोनू विश्वकर्मा ने। सोनू विश्वकर्मा का इवेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, 19 प्लस एकल के अंदर किसको हराया था? स्पेन के मोरो ग्रासिया को हराया था। ठीक है, और उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा मिश्रित युगल के अंदर एक स्वर्ण पदक आया था, वो पूछा जा सकता है क्योंकि मिश्रित युगल के अंदर एक ही स्वर्ण पदक आया था। भारत की जो ईशा लखानी है और विशाल जाधव है, इन्होंने 35 वर्ष की श्रेणी के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। किस किसने? ईशा लखानी और विशाल जाधव ने। किसमें जीता है? 35 वर्ष के अंदर क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा सोनू विश्वकर्मा ने 19 वर्ष की जो कैटेगरी है उसके अंदर गोल्ड मेडल जीता है मोरो ग्रासिया को हराकर। भारत ने जो भारत के अंदर आयोजित हुई थी, अखिल भारतीय पिकबॉल संघ ने इसको आयोजित करवाया था। भारत ने टोटल 28 पदक जीते हैं जिसमें से 11 गोल्ड मेडल है। सारे फैक्ट आप अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, 2024 में चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप किसने जीती है? देखिए, इस चैंपियनशिप के अंदर किस राज्य ने कितने गोल्ड मेडल जीते, किस राज्य ने टोटल कितने मेडल जीते, उसके हिसाब से इनको विजेता, उपविजेता, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक ऐसे डिसाइड किया गया था। ठीक है, 2024 के अंदर जो चौथी राष्ट्रीय फिन स्विंग चैंपियनशिप हुई थी उसके अंदर पश्चिम बंगाल ने प्रथम स्थान हासिल किया है। किसने? पश्चिम बंगाल ने प्रथम स्थान हासिल किया है चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप के अंदर। ठीक है, टोटल कितने पदक जीते हैं? 151 पदक जीते हैं। ठीक है सर, पश्चिम बंगाल ने 151 पदक जीते हैं। ठीक है, 151 में डिवाइडेशन पूछ सकते हैं क्योंकि प्रथम स्थान पर आज चैंपियन बना है राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप का। तो इसके अंदर 67 स्वर्ण पदक थे। कितने? 67। स्वर्ण पदक थे और 43 रजत पदक थे। ठीक है, रजत पदक कितने थे? तो 43। इसके अलावा कांस्य पदक कितने जीते थे? तो 41 कांस्य पदक जीते थे। ये मैटर रहा है पूरा। ठीक है, पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर रहा है, चैंपियन रहा है, 151 पदक जीते हैं। 67 पदक जो थे वो गोल्ड मेडल थे, 43 रजत और 41 कांस्य पदक जीते हैं। इसके अलावा कर्नाटक दूसरे स्थान पर रहा इसके अंदर। ठीक है, कर्नाटक की सेकंड रैंक रही है। कर्नाटक ने कितने पदक जीते हैं? तो कर्नाटक ने टोटल 17 गोल्ड मेडल जीते थे, 18 रजत पदक और 15 कांस्य पदक जीत के टोटल 50 पदक जीते थे। कर्नाटक ने कितने पदक जीते थे? 50 पदक जीते थे। एक फैक्ट ये हो गया। इसके अलावा उत्तराखंड तीसरे स्थान पे रहा था। थर्ड रैंक पे कौन रहा था? उत्तराखंड। उत्तराखंड तीसरे स्थान पर रहा था। उत्तराखंड ने टोटल 21 पदक जीते थे। चौथे स्थान पर हरियाणा रहा था, उसने भी 21 पदक जीते थे। लेकिन सर फिर वो चौथे स्थान पर क्यों रहा था? क्योंकि हरियाणा के पास गोल्ड मेडल की संख्या कम थी जबकि उत्तराखंड के पास गोल्ड मेडल की संख्या अधिक थी, इसलिए सेम पदक जीतते हुए भी उत्तराखंड तीसरे स्थान पर रहा है, चौथे स्थान पर हरियाणा रहा है। ठीक है,
ये सारे फैक्ट आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ के अंदर सारी चीजें अच्छे से लिख रखी है। क्वेश्चन था 2024 में चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप हुई थी, वो किसने जीती थी? पश्चिम बंगाल ने जीती थी। टोटल 151 पदक जीते थे, 67 स्वर्ण पदक जीते थे, 43 रजत पदक जीते थे, 41 कांस्य पदक जीते थे। सेकंड रैंक कर्नाटक की रही है जिसने टोटल 50 पदक जीते हैं। तीसरी रैंक उत्तराखंड की रही है, 21 पदक जीते हैं। लेकिन चौथी रैंक हरियाणा की रही है, उसने भी 21 पदक जीते हैं, लेकिन उसमें गोल्ड मेडल की संख्या कम थी। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, इससे बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना नहीं है, इसलिए इसकी पीडीएफ पढ़ लेना। देखिए, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस करना। लगभग पिछले 60 दिनों से आपको रेगुलर डेली करंट अफेयर की क्लास दे रहा हूं, ठीक है, इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो अगर आपको लग रहा है कि सर रेगुलर पढ़ा रहे हैं, आगामी 1 साल के अंदर जो भी हम एग्जाम देंगे उसमें करंट अफेयर में सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इससे, तो इसके लिए सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। इसके अलावा इस क्लास की पीडीएफ कहां से मिलेगी? एक मंथली मैगजीन आती है हमारी, मंथली पिछले जो भी 30 या 31 दिन जो भी महीना होता है उस हिसाब से उस महीने की पूरी पीडीएफ आती है। वो पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूं, वहां से कर लेना। नहीं सर हमें तो डेली की डेली क्लास होने के बाद चाहिए, तो ये नंबर है 9887809083, इस पे मैसेज कर देना कि सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसकी पीडीएफ चाहिए और डेली के डेली चाहिए। हम बार बार मैसेज नहीं करेंगे, तो एक बार में हमारा ऑन कर दो। वो आपको क्या करेंगे, एक ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड करेंगे जहां पर आपके नंबर नहीं दिखेंगे किसी को भी, और वो सारी प्रक्रिया फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। व्हाट्सएप पर आपको जैसे ही क्लास होगी उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो पीडीएफ को लेकर आप बेफिक्र रहो। ये हमारी वेबसाइट है www.infusionnotes.com के नाम से। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करो इस वेबसाइट पे जाकर उस एग्जाम को सर्च करना, वहां पर आपको हाथ से लिखे हुए नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ भी मिल जाएगी, वहां से आप ऑर्डर भी कर सकते हो, ठीक है। पीडीएफ में सैंपल पीडीएफ मिलेगी, डिटेल नोट्स आप ऑर्डर कर सकते हो, आपके घर पे पहुंच जाएंगे, पेमेंट आप घर पे पहुंचने के बाद कर देना। बहुत ही शानदार नोट्स हैं, सिलेक्टेड अधिकारी और जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है उनके द्वारा तैयार किए गए नोट्स हैं। इनके अंदर शॉर्ट ट्रिक्स, टू द पॉइंट, एनसीईआरटी सारी चीजों को संकलित करके बहुत ही शानदार नोट्स बनाए गए हैं, ठीक है। यानी आप एग्जाम के अंदर पिछले हमारे एग्जामों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो पिछला जो राजस्थान में आरएएस का एग्जाम हुआ था, राजस्थान स्टेट पीसीएस का जो आरएएस का एग्जाम होता है, उसके अंदर जितनी आरएएस की कटअप गई थी उससे 30 नंबर अधिक के क्वेश्चन तो एज इट इज मैच हुए थे। पीसीएस में एज इट इज क्वेश्चन मैच होना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि फिर 4 ऑप्शन में से अगर अपन टटोलने लगे कि ये चारों ऑप्शन अपने में नोट्स में या नहीं, फिर तो सारे क्वेश्चन ही मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन कट ऑफ से 30 नंबर ऊपर के क्वेश्चन तो ऐसे थे जो एज इट इज थे, जिसमें आपको ऑप्शन भी चेंज नहीं करना है। बहुत ही शानदार नोट्स है, आप इनको जरूर खरीद सकते हो। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है infusion/notes के नाम से। इसको फॉलो क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अगर न्यूज आती है एजुकेशन से संबंधित, जिसमें कोई वैकेंसी आई है, किसी वैकेंसी के फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, किसी वैकेंसी के फॉर्म क्लोज होने वाले हैं, आंसर की आई है, अगर कोई कोर्ट में वैकेंसी अटकी हुई है, या पुराने अलग अलग वैकेंसीज के अंदर जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, वो सारी चीजें अपने इस इंस्टाग्राम हैंडल पे मिल जाएगी। तो इसको आप सर्च करके एक बार फॉलो कर लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, भारत का 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? अब भारत में पहले 55 टाइगर रिजर्व थे, एक 56वां नया टाइगर रिजर्व है जिसकी घोषणा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कर दी है, ठीक है। क्या नाम है? गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व भारत का 56वां टाइगर रिजर्व है, जिसकी घोषणा किसने की है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की है, ठीक है। ये कहां पर है? ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। छत्तीसगढ़ के अंदर ये है, ठीक है। इससे ये पूछा जा सकता है कि ये कितने एरिया में फैला हुआ है, तो 2829 वर्ग किलोमीटर। 2829 याद रख लेना, देख लीजिए शॉर्ट ट्रिक बना लीजिए। 2829 वर्ग किलोमीटर में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। भारत का 56वां टाइगर रिजर्व बना है। एक फैक्ट और बता देता हूं, याद रख लेना, कभी एग्जाम में पूछ ले तो। देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वो आंध्र प्रदेश के अंदर है, नागार्जुन सागर श्रीशैल टाइगर रिजर्व है। नागार्जुन सागर श्रीशैल टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश के अंदर है, जो कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। वहीं बात करें दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो असम के अंदर है मानस टाइगर रिजर्व, ठीक है। मानस कहां पर है? असम के अंदर है, ठीक है। देखिए टाइगर रिजर्व में से ज्यादातर जितने भी पुराने पेपर हुए हैं उसमें मैंने खुद ने एनालिसिस किया है कि ज्यादातर क्वेश्चन टाइगर रिजर्व की लोकेशन से पूछे जाते हैं कि कौन सा टाइगर रिजर्व कहां पर है।
तो उसका एक सबसे अच्छा तरीका है, एक खाली मैप लीजिए, उसमें 56 डॉट लगा दीजिए जहां जहां पर टाइगर रिजर्व है, और उनको फिर लिख लीजिए कि यहाँ पर ये है। 2-3 बार उस मैप को फिल करना, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। जनरली उसमें से 10 से 20 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं, बार बार वही रिपीट होते हैं। और टाइगर रिजर्व में से भी क्वेश्चन ये आता है, ज्यादातर 90% क्वेश्चन आने की संभावना ये है, एक तरफ आपको 4 टाइगर रिजर्व दे देंगे और दूसरी तरफ उनको 4 ऑप्शन दे देंगे, ये कहां पर 4 राज्यों के नाम दे देंगे, आपको सुमेलित करना होता है। तो ये ना 10 से 20 टाइगर रिजर्व जिनको आप सीरियस होकर याद कर लेते हो, तो उनमें से आप 2-3 मैच करके नीचे क्वेश्चन के ऑप्शन में से उसको आप उठा सकते हो, ठीक है। ये तो पूछा जाएगा क्योंकि नया है। 56वां टाइगर रिजर्व है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़ के अंदर 2829 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है। वहीं देश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश के अंदर है नागार्जुन सागर श्रीशैल टाइगर रिजर्व। वहीं अगर सबसे दूसरे स्थान पर जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व वो कौन सा है, तो मानस है। मानस कहां पर है, मानस असम में है। अगला क्वेश्चन, आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन जिसको शॉर्ट में ACA बोलते हैं, उसके द्वारा महिला क्रिकेट का मेंटर किसे नियुक्त किया गया है। यानी आंध्र प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का जो महिला क्रिकेट है, वुमेन क्रिकेट है, उसका मेंटर किसे नियुक्त किया गया है, तो मिताली राज को। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर राइट आंसर है मिताली राज। मिताली राज को 3 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए ये नियुक्ति दी गई है आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन में महिला क्रिकेट मेंटोर की, ठीक है। काम क्या करेंगे, ये जो नई लड़कियां हैं, युवा लड़कियां हैं, उन युवा प्रतिभाओं की खोज करना और उनको कैसे आगे क्रिकेट में डेवलप्ड किया जा सकता है, वो सारे काम करेगी मिताली राज, ठीक है। अब ये देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। जनरली अगर आप लगातार 1 महीने या 1.5 महीने तक मेरी क्लास लोगे आप करंट अफेयर की, तो आपको ये पता लग जाएगा, उसके बाद आप चाहे कहीं से भी करंट अफेयर पढ़ोगे, आपको क्वेश्चन देखते ही वो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है उसका पता लग जाएगा। क्योंकि मैं सारी चीजें आपको क्वेश्चन के साथ में फैक्चुअल चीजें बताऊंगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो क्यों है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर कितना सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है ये पूछा जा सकता है, मैं सारी चीजें आपको बताना चाहिए, बताता हूँ अच्छे से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है, पॉलिटी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, करंट में नहीं भी पूछे, आगामी मान लो अगर किसी एग्जाम में पिछले 6 महीने का करंट अफेयर पूछा जाएगा, ज्यादा पूछा जाएगा 8 महीने का, उससे भी ज्यादा पूछा जाएगा 12 महीने का, लेकिन आप 1.5 साल बाद में भी अगर एग्जाम दोगे तो ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पॉलिटी में चला गया है, ठीक है। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है, ये क्वेश्चन है इस प्रकार, और के संजय मूर्ति इसका राइट आंसर है। के संजय मूर्ति को भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश कैडर के 1999 बैच के IAS अधिकारी हैं के संजय मूर्ति, ठीक है। शॉर्ट में इसको क्या बोला जाता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, तो वो भी देख लेना, CAG बोला जाता है। तो ये इनको भारत के CAG के पद पर नियुक्त किया गया है, ठीक है। अभी वर्तमान के अंदर CAG कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है, ठीक है। कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। इनसे पहले या इनकी नियुक्ति के बाद अभी 20 नवंबर 2024 को, यानी आज ही इनकी नियुक्ति होगी, आज ये अपना पद ग्रहण करेंगे। देखिए करंट है तो बिल्कुल एकदम अपडेटेड चीजें पढ़ाने का काम है मेरा। आज अपन 20 नवंबर का पढ़ रहे हैं और आज के दिन जो पुराने गिरीश चंद्र मुर्मू जो भारत के पहले CAG थे, उनके स्थान पर अभी जस्ट 1 घंटे बाद में 11 बजे उनकी नियुक्ति हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएंगे भारत के नए महालेखा परीक्षक CAG के संजय मूर्ति, ठीक है। इससे पहले जो के संजय मूर्ति थे वो क्या काम करते थे, तो इससे पहले ये उच्च शिक्षा विभाग में सचिव के रूप में काम करते थे, और जिनका उनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2024 को समाप्त होने वाला था, और उनसे पहले इनको नई नियुक्ति दे दी, भारत का CAG बना दिया है, ठीक है। ये जो नियुक्ति है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(1) के तहत दी गई है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, पूछ सकता है क्योंकि हाल ही में चेंज हुआ है, तो पॉलिटी में ये पूछा जा सकता है, पॉलिटी में ये पूछा जा सकता है, भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है उसकी नियुक्ति भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो अनुच्छेद 148(1) के तहत इसकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। तो ये चीजें आप याद कर लेना। अपन देखिए, करने को तो अपन यहाँ पर बैठ के फालतू में बातें भी कर सकते हैं, मैं आपको अच्छे अच्छे जोक सुनाऊंगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अपना कर्तव्य ये नहीं है। अपन चाहे क्लास की टाइमिंग कम रह जाए, 10 मिनट रह जाए, 15 मिनट रह जाए, 20 मिनट रह जाए, 1 घंटा चला जाए, अपना एक ही कर्तव्य है, करंट अफेयर को कंप्लीट करवाना, फालतू का टाइम पास नहीं करना है। आप देखो तो अच्छी बात है, सब्सक्राइब करो तो अच्छी बात है, आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, लेकिन मेरा कर्तव्य यही बनता है
कि जो करंट अफेयर में कंटेंट बनता है उसको सीधा सीधा बच्चे को बताया जाए और उसको जितना अच्छा तरीके से समझाया जा सकता है, जितना डिटेल में समझाया जा सकता है उतना डिटेल में समझाए, ना कि यहाँ पर जोक करें। और अगर मुझे लगेगा कि आपको ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है, कंटेंट पढ़ाना अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर अपन पूरी तरह जोक ही करेंगे फिर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तीरंदाजी में जीटी ओपन में स्वर्ण पदक किसने जीता है? पहली चीज तो जीटी ओपन है वो किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी से संबंधित प्रतियोगिता है। ज्योति सुरेखा वेनम ने तीरंदाजी के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने अभी ये लग्जमबर्ग के अंदर चल रही है, कौन सी? जीटी ओपन प्रतियोगिता। कहां पर चल रही है? लग्जमबर्ग के अंदर चल रही है। उन्होंने बेल्जियम की जो सारा प्रिल्स थी उसको हरा के स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा भारत का एक खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है, अभिषेक। अभिषेक ने पुरुषों की कंपाउंड स्पर्धा के अंदर रजत पदक जीता था, ठीक है। तो ये दोनों फैक्ट आप याद रखना। ज्योति सुरेखा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने तीरंदाजी में जीटी ओपन में स्वर्ण पदक जीता है और ये जीटी ओपन प्रतियोगिता लग्जमबर्ग के अंदर हो रही है। बेल्जियम की सारा पिल्स को इसने हराकर ये स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जनमत संग्रह से नए संविधान को मंजूरी किस देश ने दी है? ऐसा कौन सा देश है जिसने जनमत संग्रह के चलते हुए नए संविधान की मंजूरी दे दी है? ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन है गेबोन। गेबोन देश ने जनमत संग्रह से अपना नया संविधान बनाया है, ठीक है। अभी जो वहां की सैन्य शासक है, सेना का वहां पर गेबोन के अंदर शासन था, उन्होंने एक संविधान बनाया और जनता के सामने प्रस्तुत किया कि आप इस पे वोट कीजिए, कितने प्रतिशत लोग इस संविधान के साथ है या नहीं। फिर लोगों ने उस संविधान को पढ़ा और 91.8% लोगों ने कहा कि हम इसके साथ हैं। उसके बाद में इस संविधान को मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। इस संविधान की इंपॉर्टेंट बातें करें तो एक व्यक्ति 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति रह सकता है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक कार्यकाल 7 वर्ष का होगा, ठीक है। अपने जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, वैसे ही गेबोन देश के अंदर अब 7 वर्ष का होगा, ठीक है। नया संविधान जो बनाया गया उसके अंदर प्रधानमंत्री पद को ही समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति पद के लिए परिवार की उत्तरदायिता पर रोक लगा दी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई बाप राष्ट्रपति तो उसका बेटा राष्ट्रपति ही बनेगा, उसका उत्तराधिकारी नहीं होगा वो, ठीक है। उस पर भी रोक लगा दी है। प्रधानमंत्री का तो पद ही समाप्त कर दिया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 2 बार से ज्यादा नहीं होगा एक व्यक्ति का, 7 साल तक एक व्यक्ति राष्ट्रपति रह सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें गेबोन के अंदर नए संविधान के अंदर है और गेबोन के अंदर 91.8% के जनमत संग्रह के साथ नया संविधान लागू कर दिया है। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है सर, स्त्री दिवस, बालिका दिवस, बहुत पढ़ा हमने बालिकाओं के बारे में, लड़कियों के बारे में, स्त्रियों के बारे में। अच्छा, पुरुषों के लिए भी ऐसा कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता है। 19 नवंबर को अपन अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 19 नवंबर को। तो कल अपन ने मनाया था अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस, ठीक है। क्यों मनाया जाता है, इसकी विषय वस्तु क्या रखी गई थी? कल जब अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया गया तो उसकी थीम क्या रखी गई थी? पॉजिटिव मेल रोल मॉडल। पॉजिटिव मेल रोल मॉडल है वो 19 नवंबर 2024 को अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया गया, उसकी थीम रखी गई थी, ठीक है। जो कि पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित है। एक व्यक्ति का जो एक मनुष्य है उसमें भी मेल पुरुष जो है वो मानसिक रूप से अगर सही से देखा जाए, सही से अगर रिसर्च किया जाए तो महिलाओं की बजाय ज़्यादा मानसिक रोगी होता है, ठीक है। मानसिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। आप चाहे इसको कुप्रथा मान लो कि भाई चलो स्त्रियों को घर से बाहर नहीं भेजा जाता है रोजगार के लिए, लेकिन पुरुष के लिए तो ये बाउंडेशन है, उसको तो करना ही है, ठीक है। बाकी समाज में आजकल पता ही है, अगर कोई स्त्री अच्छा कमा रही है, पहले बात तो पुरुष के साथ सही से टॉलरेट नहीं करेगी। बाय द वे अगर कर भी ले तो समाज उसको नहीं जीने देगा कि तू तो लुगाई की कमाई खाता है, ठीक है। वैसे समाज को समझना चाहिए किसी दूसरे की लुगाई की तो खा नहीं रहा है, खुद की लुगाई की खा रहा है तो खा रहा है भाई। पर ये चीज़ें समाज में अभी बहुत सारी कुरीतियां हैं जिसके चलते ये जेंडर गैप बना हुआ है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस है, 19 नवंबर को मनाया गया था। मेरे कहने का मतलब है पॉजिटिव मेल रोल मॉडल इसकी विषय वस्तु या थीम रखी गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। सर ये ऐसा कौन सा मानव था जिसने अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस की स्थापना की? बोला ये मनाना चाहिए। तो इस दिवस की शुरुआत की थी डॉक्टर जेरोमी टिल्क सिंह। डॉक्टर जेरोमी टिल्क सिंह थे, उन्होंने 1992 के अंदर कहा कि यार जो पुरुष जितना योगदान देते हैं एक समाज में, एक परिवार में, तो पुरुष के योगदान को जश्न के रूप में मनाते हुए अपन 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाएंगे, ठीक है। इसके साथ ही पुरुष की स्वास्थ्य के बारे में बातें करेंगे, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे, ठीक है। लिंग आधारित जो हिंसाएं होती है, यानी ये तो पुरुष है ये स्त्री है, ठीक है, उस हिसाब से जो हिंसाएं होती है, ठीक है,
वो सकारात्मक रोल मॉडल के रूप में एक पुरुष को देखा जाए, इसके लिए 19 नवंबर को अपन ये मनाते हैं। ठीक है, तो ये था 20 नवंबर 2024 का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें मैंने बिना किसी टाइम पास के सीधा आपको फैक्चुअल बातें समझाकर करंट अफेयर को कवर करवाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना। उससे क्या होगा, नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी और ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।